सो हेलो एंड वेलकम गाइस बैक टू द चैनल। और जैसा कि आप जानते हैं, हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था फंडामेंटल राइट्स। पिछले 2 दिनों से हमारे इंडियन पॉलिटी की क्लास मिस हो गई थी, लेकिन हमने आपके लिए मेडिवल हिस्ट्री की क्लास यहाँ पर अपलोड करी थी। और आज हम आगे बढ़ते हैं और डीपीएसपीज को कवर करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, डीपीएसपीज यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, इनको हिंदी में बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। यानी कि आप इनके वर्ड से ही पता लगा सकते हैं इनका रोल क्या है हमारे संविधान में। इनका रोल है कि जो राज्य है वो जब किसी नीति या फिर किसी पॉलिसी को बोल सकते हैं हम, या फिर किसी कानून को बोल सकते हैं, जब उसका गठन करता है या फिर उसका फॉर्मेशन करता है, तो उसे किन सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, वो सब यहाँ पर लिखा गया है हमारे संविधान के डीपीएसपी पार्ट में। अब दोस्तों ये बात करें इनका सोर्स क्या है, तो इसका सोर्स है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि आयरलैंड के 1937 के संविधान से इसे लिया गया है। ठीक है। इसके बाद अगर बात करें तो आयरलैंड ने इसे कहाँ से लिया था, तो आयरलैंड ने स्पेन से इन्हें लिया था। ठीक है। इसमें पार्ट 4 में ये इंक्लूडेड होते हैं और आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक हम डीपीएसपीज में कवर करेंगे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी डीपीएसपीज को एक नोवेल फीचर बताते हैं भारतीय संविधान का। वहीं ग्रैनवल ऑस्टिन जो है वो डीपीएसपीज और फंडामेंटल राइट्स जो हैं उन्हें एक साथ कॉन्स्टिट्यूशन की कॉन्साइंस बताता है, यानी कि उनकी अंतः चेतना बताते हैं संविधान की। ठीक है। अब हम डीपीएसपीज के कुछ फीचर्स के बारे में बात करेंगे, जो इनकी विशेषताएं हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो डीपीएसपीज पहले तो यही फीचर है कि डीपीएसपीज का हमारे संविधान में काम क्या है। तो आपको मैं बता दूं, डीपीएसपीज हमारे संविधान में जब हमारे लेजिस्लेटिव किसी, या फिर हम बोल सकते हैं लेजिस्लेचर जो हमारा किसी कानून को या फिर किसी पॉलिसी को इनेक्ट करता है, सेम गोज टू एग्जीक्यूटिव, उस समय किन सिद्धांतों का उन्हें याद रखना चाहिए, किन सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, वो सब डीपीएसपीज में इंक्लूडेड है। ये स्टेट लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में इंपॉर्टेंट होता है। तो अब हम देखते हैं आर्टिकल 36। फीचर्स और भी हैं, लेकिन पहला जो है डीपीएसपी का फीचर्स वो यही है कि किन सिद्धांतों का पालन हमारे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, इन दोनों को करना चाहिए जब वो किसी नीति या फिर किसी कानून को बना रहे हैं या फिर उसे लागू कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन और फीचर देखने से पहले हम आर्टिकल 36 देख लेते हैं। आर्टिकल 36 में मेंशन है डेफिनेशन ऑफ द स्टेट, और ये डेफिनेशन वही है जो हमने आपको फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 12 के अंदर बताई थी। आर्टिकल 12 में जो स्टेट की डेफिनेशन इनकॉर्पोरेटेड है कि कौन सी अथॉरिटीज, कौन सी बॉडीज स्टेट डेफिनेशन में कवर होती हैं, सेम यहाँ पर आपको वो डेफिनेशन देखने को मिलती है आर्टिकल 36 में। अब अगर आप ये देखना चाहते हैं डेफिनेशन, तो आप फंडामेंटल राइट्स का पार्ट 1 देखिए, उसमें आर्टिकल 12 देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर दूसरे फीचर की अगर बात करें तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी जो हैं वो डीपीएसपीज को इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के इक्वल समझते हैं। ठीक है, उसके सिमिलर समझते हैं, मतलब ये दोनों एक जैसे हैं। अब इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जब हमारे मतलब ब्रिटिश काल में आया था, तब गवर्नर जनरल और गवर्नर्स को ब्रिटिश रूल के दौरान कुछ सिद्धांतों या फिर कुछ प्रिंसिपल्स का यहाँ पर फॉलो करने के लिए कहा गया था, और वो सब मेंशन था इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस में। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस आपको देखने को मिल जाता है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो है वो दिए जाते थे गवर्नर जनरल और गवर्नर को, यानी कि जो कानून बनाता है उनके लिए लागू होता था। ठीक है, कानून कौन बनाता था, गवर्नर जनरल और गवर्नर बनाते थे। लेकिन जो कानून को लागू करता है यानी कि एग्जीक्यूटिव, उसके ऊपर इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लागू नहीं होते थे। लेकिन हमारे जो डीपीएसपीज हैं
वो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव दोनों पर लागू होते हैं। वहीं तीसरा इसका फीचर है कि ये एक वेलफेयर स्टेट की स्थापना करता है, ना कि एक पुलिस स्टेट की। पुलिस स्टेट जब हमारे यहाँ पर कॉलोनियल रूल था या फिर अंग्रेज़ों का शासन था, तब हमारे यहाँ पर पुलिस स्टेट की कंडीशन थी। यानी कि अगर कोई भी कानून बनता है तो उसे लागू कराने के लिए पुलिस का उपयोग किया जाता था या फिर पुलिस का उपयोग कर सकते थे, ठीक है। लेकिन अभी अभी हम एक वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं, यानी कि एक समृद्ध स्टेट की बात करते हैं जहाँ पर कानून लोगों के अच्छाई के लिए बनाए जाते हैं, लोगों के भले के लिए बनाए जाते हैं, इसलिए उन्हें लागू करने के लिए हमें पुलिस फोर्स की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और फोर्थ फीचर इसका देखते हैं कि ये नॉन जस्टिशिएबल नेचर के होते हैं। यानी कि अगर आपका कोई भी डीपीएसपी वायलेट होता है तो उसे एनफोर्स कराने के लिए, उसे लागू कराने के लिए आप किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकते। ऐसा केस नहीं था फंडामेंटल राइट्स के साथ में। जैसे आप जानते हैं फंडामेंटल राइट्स में क्या क्या था कि फंडामेंटल राइट्स में अगर कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आप आर्टिकल 32 के तहत आप किसी भी कोर्ट जा सकते हैं। और आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट रिट्स इशू करके, 5 तरह की रिट्स हमने पढ़ी थी, वो इशू करके आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट होने से बचा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं आर्टिकल 37। आर्टिकल 37 में जो है वो बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स कंटेन्ड इन दिस पार्ट, यानी कि इस भाग में जो सिद्धांत लिखे हुए हैं उनको लागू करने के लिए जो क्लॉज हैं वो आर्टिकल 37 में दिए गए हैं। और आर्टिकल 37 कहता है कि ये स्टेट की ड्यूटी है कि ये जो सिद्धांत है उन्हें अपने लागू करने के लिए, जब वो अपने कानून बना रहे हैं, जब स्टेट अपना कानून बना रहा है तो उस समय इन सिद्धांतों को लागू करना उस स्टेट की जिम्मेवारी है, ताकि उस देश की या फिर उस स्टेट की जो गवर्नेंस है, जो कानून व्यवस्था है, वो सुचारू रूप से चल सके। क्योंकि ये सिद्धांत फंडामेंटल होते हैं किसी भी देश के गवर्नेंस में, उसके शासन के सुचालन के लिए, ठीक है। अब फिफ्थ इसकी विशेषता ये है, फिफ्थ फीचर ये है कि नॉन जस्टिशिएबल नेचर के तो ये होते हैं, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जो है किसी कानून की, उसे एग्जामाइन और डिटरमाइन करने में मदद करते हैं। यानी कि मान लेते हैं सरकार ने कोई कानून बनाया, अब वो कानून वैलिड है या फिर इनवैलिड, उसको पता कैसे लगाएंगे, ठीक है। उसका पता लगाने के लिए हम देखेंगे कि उसमें डीपीएसपीस के किसी प्रिंसिपल या फिर किसी सिद्धांत का पालन किया गया है या नहीं। अगर इनमें से किसी सिद्धांत का पालन नहीं होता तो वो एक इनवैलिड लॉ होता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, संविधान के अनुसार वो एक इनवैलिड लॉ होता है। अब हम डीपीएसपीस का क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं। डीपीएसपीस वैसे तो हमारे संविधान में कोई भी इनका क्लासिफिकेशन नहीं दिया गया, लेकिन इनके कंटेंट के बेसिस पर, इनकी आइडियोलॉजी जो हम बोल सकते हैं या फिर कोई विचारधारा जो है इनकी, उनके बेसिस पर हमने इन्हें 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। गांधीयन, सोशलिस्टिक एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स में इन्हें डिवाइड किया है। गांधीयन प्रिंसिपल्स वो हैं जो महात्मा गांधी जी जो थे उनकी विचारधारा को, उनकी आइडियोलॉजी को प्रमोट करता है। वहीं सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स जो हैं डीपीएसपीज में, वो जो समाजवादी विचारधारा है उसे प्रमोट करते हैं, और जबकि लिबरल इंटेलेक्चुअल जो प्रिंसिपल्स हैं वो उदारवादी विचारधारा को मतलब समर्थन देते हैं। इनके बारे में अब हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। इस पार्ट में आपको जो आर्टिकल्स हैं वो आगे पीछे देखने को मिलेंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द सेशन ऑफ डीपीएसपी हम इन्हें सीक्वेंस वाइज भी देखने वाले हैं। अब पहले हम सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स को देखने वाले हैं, तो इसीलिए आप देखेंगे हमने जो आर्टिकल्स उठाए हैं वो सिर्फ सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स के अनुसार उठाए हैं। पहला आर्टिकल है 38, देन 39, 39A, 41,
42, 43, 43A एंड 47। ये जो 8 आर्टिकल्स आपको देखने को मिलते हैं, ये सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स हैं, समाजवादी विचारधारा के सिद्धांत हैं। आर्टिकल 38 की अगर बात करें तो ये बोलता क्या है? इट स्टेट्स टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय सिक्योरिंग अ social order permeated by justice, social, economic, and political, and to minimize inequalities in income, status, facilities, and opportunities। यानी कि हमें ये दो चीज़ें बताता है। एक तो सभी लोगों का यहाँ पर भला होना चाहिए, एक सोशल ऑर्डर जो है, एक सामाजिक असमंजस जो है वो स्थापित करना है। ठीक है, उसमें क्या होगा? सबको समान न्याय मिलेगा, और वो न्याय सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, यानी कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की ये बात करता है। इसके अलावा जो असमानताएं हैं उन्हें भी कम करने के लिए स्टेट को बाध्य करता है कि आप जो कानून बनाएंगे उसमें इसका ध्यान रखेंगे कि किसी के पास भी इनकम का एक्यूमुलेशन ना हो, जो वेल्थ है उसका एक्यूमुलेशन ना हो, सभी समान स्टेटस के रहें, ना कोई ऊंचा हो ना कोई नीचा हो, और सबको बराबर जो है, जो सरकारी फैसिलिटीज़ है, जो सुविधाएं हैं, या फिर जो उनको अपॉर्चुनिटीज़ जो मिलती हैं वो सभी को समान मिलनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आर्टिकल 38। अब बात करते हैं हम 39 की। आर्टिकल 39 कुछ पॉइंट्स बताता है जो हमारे राज्य को स्थापित करने चाहिए, उनका एक तरह से बाध्य करता है उनको ये प्रोवाइड करने के लिए। लेकिन आप जैसा कि जानते हैं ये नॉन जस्टिशिएबल है, तो अगर इनका पालन नहीं होता तो भी आप सुप्रीम कोर्ट आप या फिर हाई कोर्ट, किसी भी कोर्ट में आप नहीं जा सकते। पहला जो है वो बोलता है कि एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, यानी कि जीवन यापन करने के लिए आपको जितना ज़रूरी होता है उतना सोर्सेज जो है आपको मिलने चाहिए, उतने सक्षम सोर्स आपको मिलने चाहिए। देन ये कहता है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज, यानी कि हमारे देश के किसी भी रिसोर्स पर, किसी भी संसाधन पर जितना हक मेरा है उतना ही मेरे पड़ोसी का होना चाहिए, उतना ही उनके दोस्तों का होना चाहिए, सबका समान हक जो है वो हमारे देश की संपत्ति पर होना चाहिए। इसके बाद ये कहता है प्रिवेंशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि किसी व्यक्ति के पास जो, मान लेते हैं कोई व्यक्ति जंगल से उपज कर कर उसे बेचता है और वो सोर्स है उसका, तो यहाँ पर जंगलों की रक्षा वो करेगा। ठीक है, तो उसकी जो वेल्थ है, यानी कि फॉरेस्ट उसकी वेल्थ है, या फिर कोई है जो एग्रीकल्चर से करता है ना, या फिर कोई है किसी और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन से वेल्थ एक्यूमुलेट करता है, तो उनका संरक्षण जो है वो इसमें दिया गया है। देन अगर किसी काम को एक महिला करती है या फिर कोई पुरुष करता है और वो काम बराबर करते हैं, ना कोई ज़्यादा करता है ना कोई कम करता है, महिला भी 8 घंटे काम करती है, पुरुष भी 8 घंटे काम करता है, तो उस केस में दोनों को समान वेतन यहाँ पर मिलना चाहिए। ये कहता है आर्टिकल 39 का क्लॉज डी। ठीक है, कि अगर महिला हो चाहे पुरुष हो, उनको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। और यहाँ पर देखेंगे, अगर आपने आर्टिकल 15 देखा हो फंडामेंटल राइट्स में, उसमें क्या बोलते हैं? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन ग्राउंड्स। ठीक है, और उसमें एक फीचर क्या था कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। ठीक है, तो आर्टिकल 39 जो है उसका क्लॉज डी जो है उसके अकॉर्डिंग आर्टिकल 15 जो है वो सपोर्ट होता है। ठीक है, अब आगे देखेंगे प्रिवेंशन ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स एंड चिल्ड्रन अगेंस्ट फॉर्सिबल एब्यूज, यानी कि जो हमारे कर्मचारी हैं उनकी स्वास्थ्य का और उनकी शक्तियों का प्रिवेंशन, उन बचाव करना चाहिए, और बच्चे जो हैं, वर्कर्स और बच्चे जो हैं उनका फोर्सिबल एब्यूज़ नहीं होना चाहिए, यानी कि जबरन उनसे मजदूरी नहीं करा सकते। और ये फंडामेंटल राइट को सपोर्ट भी करता है, जैसा कि हमने वहाँ पर देखा था राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो पार्ट था फंडामेंटल राइट्स का, उसमें हमने ये सब देखा था। ठीक है, तो ये आप देखेंगे कि ये विचारधारा है जो स्टेट को इम्पोज करनी चाहिए, जो लॉज बनाते हैं, जो पॉलिसीज बनाते हैं, वो फ्रेम करते समय और उन्हें इनेक्ट करते समय इन्हें ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, तो ये एक तरह से सिर्फ और सिर्फ आइडियल्स हैं
इनका वैसे रियल लाइफ में कोई मतलब कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता, बस ये एक उन्हें हमारे कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए और सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ सिद्धांत देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसका सिक्स्थ फीचर जो है, सिक्स्थ क्लॉज जो है वो कहता है अपॉर्चुनिटीज़ फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि बच्चे के अच्छे विकास के लिए, एक सक्षम विकास के लिए अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर प्रोवाइड करना। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर जो रूरल अर्बन मान सकते हैं, एक तरफ रूरल मान सकते हैं, या फिर एक तरफ आप रिच और एक तरफ आप पुअर मान सकते हैं, दोनों को इक्वल यहाँ पर रखा गया है, यानी कि जो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है उसको यहाँ पर पालन किया गया है। तो आप इमेज से इसे रिलेट करके याद कर सकते हैं कि इसमें इक्वालिटी की बात होती है। ठीक है, यहाँ पर क्या होती है, इक्वालिटी की बात होती है। तो आप आर्टिकल 39 जो है उसे याद रख सकते हैं कि इक्वालिटी की जो बात करें, यानी कि अ, इसमें इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, इक्वल पे आ गया। हाँ, तो ये सब आर्टिकल 39 में बात की जाती है। अब बात करते हैं आर्टिकल 39 ए की। आर्टिकल 39 ए जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़ा गया था। अभी कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, यहाँ पर आपको कंफ्यूज ना करने के लिए हमने सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो कि डीपीएसपीज में हुए हैं वो एट द एंड ऑफ द चैप्टर रखे हैं। फिलहाल आप सिर्फ आर्टिकल याद कीजिए और आर्टिकल में याद रखिए कि उसका फीचर क्या है। ठीक है, और कन्फ्यूजन को मतलब अवॉइड करने के लिए हमने अभी आपसे कोई भी किसी भी तरह का मतलब अमेंडमेंट यहाँ पर डिस्कस नहीं किया है, जैसे हमने फंडामेंटल राइट्स में किया था कि जहाँ अमेंडमेंट हुआ उसके साथ बता दिया कौन सा अमेंडमेंट था। लेकिन आप देखेंगे कभी भी आर्टिकल 39 ए है जैसे, या फिर 43 ए आएगा, तो ये जिसके आगे अलग से एक अल्फ़ाबेट लग जाता है तो वो एडेड होता है किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। ठीक है, तो ये हम लास्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पढ़ेंगे कि डीपीएसपीज में 42nd आया था, 44th आया था, देन 86th आया था, है ना, ऐसे फिर 97th, 4 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है डीपीएसपीज में हम पढ़ने वाले हैं। तो ये क्या कहता है, ये इक्वल जस्टिस को प्रमोट करता है, समान न्याय को प्रमोट करता है, और जो गरीब है उसे फ्री लीगल एड, यानी कि मुफ्त की जो एड है, लीगल एड है, वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पर पार्लियामेंट जो है, यहाँ पर देखिए ये पार्लियामेंट है ना, पार्लियामेंट ने कानून बनाया कि सबको समान न्याय मिलेगा। अब वहाँ पर रिच जाए, पुअर जाए, ठीक है, चाइल्ड जाए या फिर एडल्ट जाए, कोई भी जाए, है ना, विमेन जाए, मैन जाए, सभी को एक इक्वल यहाँ पर जस्टिस देखने को मिलेगा। ठीक है, और वैसे भी आर्टिकल 39 जो था उसमें इक्वालिटी की बात कर रहे थे, और 39 ए जो है, ठीक है, इसमें किसकी बात कर रहे हैं, हम इक्वल जस्टिस की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आर्टिकल 41। आर्टिकल 14 में देखेंगे, इट aims to provide the right to work, to education and to public assistance in case of unemployment, old age, sickness and in case of disability। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो आर्टिकल 41 है वो कहता है कि अगर कोई अनएम्प्लॉयड है या फिर ओल्ड एज में है तो उसे पेंशन मिलती है। अनएम्प्लॉयमेंट वाले को जैसे हम देखते हैं मनरेगा स्कीम देखने को मिलती है। ठीक है, मनरेगा स्कीम, तो आप देखेंगे अनएम्प्लॉयड को और ओल्ड एज वाले को जो सिकनेस से, किसी पर्टिकुलर सिकनेस से यहाँ पर सफ़र कर रहा है उसे, और कोई डिसेबल्ड है उसको भी यहाँ पर एक राइट टू वर्क मिलता है और पब्लिक असिस्टेंस यहाँ पर मिलता है। ठीक है, और इसका जो एम है वो क्या है, बिल्डिंग अ जस्ट सोसाइटी, यानी कि एक बेहतरीन सोसाइटी का, यहाँ पर बेहतरीन समाज का यहाँ पर निर्माण करना इसका लक्ष्य है। अब आगे अगर बात करें आर्टिकल 42, इट aims to provide just and humane conditions of work and maternity relief, यानी कि जब आप काम पर होते हैं तो वहाँ के काम करने का जो वातावरण है, वर्क एनवायरनमेंट जो है,
वो एक बेहतरीन वर्क एनवायरनमेंट यहाँ पर होना चाहिए। आप देखेंगे किसी से भी मतलब ज़्यादा कम वेतन में ज़्यादा काम नहीं कराया जा सकता, ठीक है? ये जैसे वजन ढो रहा है, तो इसे ये एक इनह्यूमेन है, अमानविक है। तो एक ह्यूमन कंडीशंस प्रोवाइड करने चाहिए। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर एक हेल्दी इन्वायरमेंट नहीं है, वहीं आप देखेंगे कि यहाँ पर एक हेल्दी इन्वायरमेंट हो सकता है, ठीक है? और मैटरनिटी रिलीफ की जो है ये बात करता है। तो आर्टिकल 42 आप देखेंगे, प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ, यानी कि अच्छे काम यहाँ पर, अच्छा वर्क एनवायरनमेंट यहाँ पर होना चाहिए, और उसके अलावा मैटरनिटी रिलीफ जो है वो यहाँ पर मिलना चाहिए। ये होता है आर्टिकल 42 के अंडर में। और इसीलिए आप देखेंगे कि जो वुमेन होती हैं उन्हें 6 मंथ्स की मैटरनिटी रिलीफ यहाँ पर दी जाती है। गवर्नमेंट सेक्टर में इसे एक्सटेंड भी किया जा सकता है, हालांकि प्राइवेट सेक्टर में ऐसा अभी मतलब कुछ कंपनियां हैं जो देती हैं और कुछ हैं जो नहीं देती। इसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 43 की। आर्टिकल 43 कहता है टू सिक्योर अ लिविंग वेज, अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एंड सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल दी वर्कर्स। इसका अर्थ क्या है? यानी कि एक लिविंग वेज का तो मतलब ये हो गया कि एक मिनिमम वेज होना चाहिए, ठीक है? यहाँ पे है एक मिनिमम वेज होना चाहिए, ठीक है? कि मैं कुछ काम कर रहा हूँ, उस काम के लिए इतना तो मुझे मिलेगा ही, चाहे वो काम मेरे पास एक्स्ट्रा आ जाए या फिर कम आ जाए। इसके अलावा एक फेयर वेज होना चाहिए, यानी कि मेरे पास मैं जो काम कर रहा हूँ उसके अगेंस्ट मुझे जो सैलरी मिल रही है वो मेरे काम को जस्टिफाई करनी चाहिए, और इसी से मुझे एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिससे मैं अपनी लाइफ जो है अपने जो इनकम है उसके हिसाब से एक अफोर्डेबल लाइफ में यहाँ पर जी सकता हूँ। उसके अलावा सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो हमारे वर्कर्स को यहाँ पर मिलनी चाहिए। इसमें कुछ प्रोविजंस आपको इमेज में देखने को मिलेंगे, लेकिन ये अमेंडमेंट के बाद जोड़े गए हैं, तो ये हम 43A में डिस्कस करते हैं। टू टेक स्टेप्स टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, यानी कि अगर कोई इंडस्ट्री है, कोई भी प्रोडक्शन इंडस्ट्री है या फिर कोई सर्विसेज इंडस्ट्री है, कोई भी हो, वहाँ पर वर्कर्स का पार्टिसिपेशन ज़रूरी होता है। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर एक कंपनी में वर्कर्स पार्टिसिपेट करते हैं, देन उस केस में क्या होगा, वो कंपनी एक तो वर्कर्स को एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएगी, देन जो लॉज उसके द्वारा फ्रेम किए जाएंगे वो वर्कर्स के हित में होंगे, ठीक है? तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा 43A में कि जो वर्कर्स हैं वो कंपनी के या फिर इंडस्ट्रीज के
आर्टिकल 49 जो है, आर्टिकल 49 बात करता है कि हमारे जो मॉन्यूमेंट्स हैं, हमारे जो प्लेसेस हैं और जो हिस्टोरिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे जो इम्पोर्टेंट मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस और ऑब्जेक्ट्स हैं जो नेशनल इंटरेस्ट में है, उसके संरक्षण की बात यहाँ पर करता है। तो फॉरेस्ट का प्रोटेक्शन, वाइल्ड लाइफ का प्रोटेक्शन किस में है? 48A में है। जबकि हमारा जो 49 है उसमें है हमारे हिस्टोरिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस और ऑब्जेक्ट्स हैं उनका प्रोटेक्शन। इसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 50 की। आर्टिकल 50 जो कहता है वो कहता है कि जुडिशियरी, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव जो है अलग होने चाहिए, यानी कि सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इन पब्लिक सर्विसेज। ओके, अब ये इन्हें सेग्रीगेट करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर ये सेग्रीगेटेड रहेंगे तो इनसे पावर्स का सेपरेशन होगा, जो शक्तियां हैं उनका बंटवारा हो जाता है और कोई भी यहाँ पर डोमिनेट एक दूसरे को नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे अब लेजिस्लेटिव का जो है वो कानून बनाने का काम है, तो लेजिस्लेटिव सिर्फ और सिर्फ कानून बनाएगा। एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव के द्वारा बनाई गई कानूनों का जो इनेक्टमेंट है, उन्हें लागू करने का काम यहाँ पर एग्जीक्यूटिव करेगा। और वहीं जुडिशरी की अगर बात करें तो जुडिशरी क्या करेगा? जुडिशरी सिंपली इन कानूनों में अगर कोई इन कानून को तोड़ता है तो उसे सजा देने का काम जुडिशरी का है। लेकिन अगर ये कानून हम इन सब की शक्तियाँ किसी एक में या फिर ओवरलैप कर देते हैं, जैसे जुडिशरी और हमने लेजिस्लेटिव की शक्तियाँ अगर मर्ज कर दी, एक कर दी, तो यहाँ पर कानून तोड़ने वाले को सजा बराबर मिलेगी, समान न्याय दे पाएंगे या नहीं, उसकी एक श्योरिटी यहाँ पर नहीं होती। या फिर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव की हमने एक कर दी तो यहाँ पर भी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि कानून जो बनेगा उसे सही रूप से लागू करना यहाँ पर पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि उन्हें अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर मॉडिफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं आर्टिकल 51 की। आर्टिकल 51 इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी से डील करता है कि आप इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन रखें और जो अंतर्राष्ट्रीय लॉज हैं, कानून हैं या फिर कोई संधियां हैं उनका जो है आप रिस्पेक्ट करें। इसके अलावा जो किन्हीं नेशंस के बीच में, हमारे और किसी और नेशन के बीच में जो रिलेशंस हैं उनको यहाँ पर अच्छा बनाए रखें। तो और अगर कोई भी सेटलमेंट होता है, इंटरनेशनल डिस्प्यूट अगर चल रहा है मान लेते हैं, और इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन जो है वो हमें कोई एक सेटलमेंट पर लाता है, तो हम उस सेटलमेंट का पालन करें, ये भी आर्टिकल 51 में लिखा हुआ है। हालांकि ये क्या होता है, डीपीएसपीज में इंक्लूडेड है, यानी कि कोर्ट के द्वारा इन्हें एनफोर्स नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये है, अगर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ने कोई फैसला सुनाया है और वो हमारे देश के हित में नहीं है तो हम उसे मानने से इनकार भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है हम न्यू डीपीएसपीज कल पढ़ने वाले हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुए थे। हमने जैसे आपको बताया 4 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो है डीपीएसपी से रिलेटेड हैं, तो ये हम अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप ज़रूरी है, अगर आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि हम ग्रो करें और आपके लिए ऐसे एक अच्छे कंटेंट आपके लिए ला सकें। सो थैंक यू एंड मिलते हैं अगली क्लासेस में। बाय बाय।